इस वीडियो में हम लोग आपके बुक के दूसरे चैप्टर भारत इज माय होम को दूसरे पैराग्राफ तक लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे। बीच बीच में जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे उसे भी हम लोग देखते हुए चलेंगे। आपके बुक का हर चैप्टर उसके राइटर के इंट्रोडक्शन के साथ शुरू होता है। इस चैप्टर में भी डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में पहले इंट्रोडक्शन दिया गया है, पहले उसे ही देखते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन 1897-1969, born in Hyderabad, was one of our greatest freedom fighters as well as an eminent educationist. सबसे पहले इस लाइन में आए हुए कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को देख लेते हैं। जैसे एक वर्ड है बॉर्न, बॉर्न का अर्थ होता है जन्म लेना। फिर एक शब्द है हमारे पास ग्रेटेस्ट, ग्रेट से बना हुआ, ये ग्रेट मीन्स महान और ग्रेटेस्ट यानी महानतम। और यहाँ पर ये फ्रीडम फाइटर्स कहा जाता है जो आज़ादी की लड़ाई में शामिल हुए थे। इसे एग्जैक्ट हिंदी आप स्वतंत्रता सेनानी कहेंगे। इसके साथ साथ एक एमिनेंट शब्द इस्तेमाल किया गया है। एमिनेंट का अर्थ होता है प्रतिष्ठित, और एजुकेशन शब्द से निकला है एजुकेशनिस्ट, यानी कि ऐसा आदमी जो एजुकेशन से संबंधित हो। जैसे साइंटिस्ट बोलते हैं ना, फिजिसिस्ट बोलते हैं, केमिस्ट बोलते हैं, उसी तरह एजुकेशनिस्ट यानी शिक्षाविद, जो शिक्षा के क्षेत्र से रिलेटेड हो। अब इस लाइन का मतलब समझते हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन, जिनका जन्म 1897 में हुआ और उनकी मृत्यु 1969 में हुई, यानी वो टोटल 72 साल तक जिए। उनका जन्म हैदराबाद में हुआ था और वो महानतम स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे और इसके साथ साथ एक प्रतिष्ठित शिक्षाविद भी थे। अगर हम केवल इस एक शुरुआती लाइन को देखें तो इसी शुरुआती लाइन में हमारे पास 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस निकल सकते हैं, जिसमें आपसे पहले पूछा जा सकता है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ। तो आपको इसमें बताना होगा कब हुआ था। अभी जस्ट हमने देखा 1897 में, तो 1897 में डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म हुआ, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर दूसरा सवाल है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु कब हुई। मृत्यु से रिलेटेड अभी जस्ट हमने पॉइंट देखा था कि 1969 में उनकी मृत्यु हुई थी। अगला सवाल यह हो सकता है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कहाँ हुआ था। अभी जस्ट हमने देखा कि हैदराबाद में इनका जन्म हुआ, और याद कीजिए अभी जस्ट लास्ट में लिखा गया था कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज एन डैश एजुकेशनिस्ट, यहाँ पर क्या आएगा, एमिनेंट। इसके बाद हमारे चैप्टर में लिखा गया है कि डॉक्टर हुसैन became the president of India in 1967. Earlier, he had served as the governor of Bihar. अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट वर्ड्स को देख लेते हैं, जिसमें कि पहला वर्ड है हमारे पास प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का अर्थ होता है राष्ट्रपति। उसके बाद अर्लियर एक शब्द यूज किया गया है। अर्लियर का अर्थ होता है पहले, यानी अभी जो स्थिति है उससे पहले। सर्व मीन्स होता है सेवा करना, सर्विस देना, काम करना। जैसे सर्विस जॉब को भी कहते हैं, नौकरी को भी कहते हैं, तो सर्व यहाँ पर होता है सेवा करना उस चीज पर। कहाँ, तो गवर्नर, गवर्नर का अर्थ होता है हिंदी में राज्यपाल। ठीक है, तो इस लाइन के मीनिंग को समझते हैं कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे वो भारत के राष्ट्रपति बने कब, 1967 में। यह समय आपको याद रखना, 1967 में वो भारत के राष्ट्रपति बने। अर्लियर, पहले वो क्या थे, ही हैड सर्व्ड, उन्होंने सेवा की थी किस चीज के तौर पर, बिहार के गवर्नर के तौर पर। वो बिहार के राज्यपाल भी रह चुके थे। अगर आपको नहीं पता तो मैं यहाँ पर इन्फॉर्म कर देता हूँ आपको कि हर दिन आपको 9 बजे एक नया वीडियो मिलेगा आज से। तो आप इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो इससे जरूर जुड़ जाइए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे शेयर भी कर लीजिए अपने साथियों के साथ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अभी तक में हमने जो जो पढ़ा उसमें से पॉसिबल ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास क्या आ सकते हैं। जैसे कि पहला है हमारे पास कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे वो भारत के राष्ट्रपति कब बने। तो अभी हमने जस्ट देखा कि 1967 में वो भारत के राष्ट्रपति बने। फिर बिफोर बीइंग प्रेसिडेंट, वो राष्ट्रपति बनने के पहले डॉक्टर हुसैन जो थे उन्होंने कहाँ के गवर्नर के रूप में काम किया था, वो कहाँ के राज्यपाल रहे थे। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बिहार, बिहार के राज्यपाल रहे थे। उसके बाद यहाँ दिया गया है कि भारत इज माई होम इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्पीच ही गेव इन 1967 आफ्टर टेकिंग द ओथ एज प्रेसिडेंट। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स आ रहे हैं उनको देख लेते हैं पहले। उसमें एक है एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट जो होता है ये कहते हैं अंश को, उस चीज से लिया गया पार्ट एक। ठीक है, स्पीच भाषण को बोलते हैं हम लोग, और ओथ कहा जाता है शपथ को। जब आप कहीं पर भी किसी चीज की शपथ लेते हैं, जब आप कहते हैं कि मैं ये करूंगा, मैं ऐसे रहूंगा, मैं उस चीज के थ्रू काम करूंगा, उसे आप शपथ बोलते हैं और इसे इंग्लिश में ओथ कहा जाता है। इसके मीनिंग को समझते हैं कि भारत इज माई होम, यानी ये जो चैप्टर है वो एक अंश है किस चीज का,
तो स्पीच का, भाषण का, दैट ही गेव, जो उन्होंने दिया था, कब दिया था? 1967 में। 1967 में क्या हुआ था? तो वो राष्ट्रपति बने थे। तो कब दिया इन्होंने भाषण? आफ्टर टेकिंग द ओथ। उन्होंने राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेने के बाद भाषण दिया था। जब भी आप किसी गवर्नमेंट पोस्ट पर जाते हैं, जब भी कोई राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री वगैरह जैसे पोस्ट की आपको सेवा देनी होती है, तो आपको शपथ दिलाई जाती है देश के संविधान की, कि हम इस संविधान के प्रति वफादार रहेंगे। इस संविधान में जितने भी नियम कानून दिए गए हैं, जितने भी अधिकार दिए गए हैं नागरिकों के, उन सभी के प्रति हम काम करेंगे। तो यहाँ पर यही बात कही जा रही है कि जब वो राष्ट्रपति बने तो उन्होंने राष्ट्रपति के तौर पर जो शपथ ली थी, उसी शपथ के बाद उन्होंने जो भाषण दिया, उसी का एक अंश है ये चैप्टर। अब यहां से जो हमारे पॉसिबल ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, उसमें यह हो सकता है कि भारत इज माई होम इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम, कि भारत इज माई होम किस चीज का एक अंश है, किस चीज से लिया गया था। तो यहां पर आपको आंसर देना है कि दैट स्पीच से एक अंश लिया गया था इसका। इसके बाद यहां पर दूसरा क्वेश्चन निकल सकता है कि डॉक्टर हुसैन यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने ये स्पीच कब दिया था? तो आफ्टर टेकिंग ओथ एज द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेने के बाद। इसके बाद कहा गया है कि इन हिज फर्स्ट स्पीच एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेजेस हिमसेल्फ टू द सर्विस ऑफ द टोटलिटी ऑफ इंडियाज कल्चर। अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उन्हें देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास एक शब्द आया हुआ है प्लेज। प्लेज का मतलब होता है प्रतिज्ञा करना, शपथ लेना उस चीज की, उस चीज के लिए अपने आप को समर्पित करना। सर्विस यानी सेवा, और टोटलिटी, टोटल मीन्स होता है पूर्ण, सारा, और टोटलिटी कहते हैं पूर्णता को, उसको एक साथ करने वाले चीज को। और कल्चर तो हम लोग जानते हैं, संस्कृति, जैसे हमने पिछला पूरा एक चैप्टर पढ़ा है इस नाम से, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति। अगर आपने वो चैप्टर नहीं देखा है पूरा लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पूरे प्लेलिस्ट का लिंक, या फिर ऊपर आई बटन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए फिलहाल यहाँ पर इस पार्ट को समझते हैं कि इन हिज फर्स्ट स्पीच एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति के तौर पर उनका जो पहला भाषण था, उसमें डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है वो प्रतिज्ञा करते हैं किस चीज की? तो वो खुद को देश की जो संस्कृति है, इंडिया का जो कल्चर है, उसकी पूर्णता, उसे एक साथ लाने के लिए जो सर्विस की जरूरत होगी, जिस सेवा भाव की जरूरत होगी, वो उसके प्रति खुद को समर्पित करेंगे। वो इस बात की प्रतिज्ञा लेते हैं, और यही चीज इस पूरे चैप्टर में जाहिर भी होगा। आप समझ पाएंगे कि कैसे कोई भी इंसान जब बड़े पोस्ट पर जाता है तो उसकी कितनी जिम्मेदारियां हो जाती हैं, कैसे उसे व्यवहार करना चाहिए, किस तरह का सोच रखकर लोग इतनी दूर तक पहुंच पाते हैं। राष्ट्रपति का पद अपने आप में ही पूरे देश में सर्वश्रेष्ठ होता है। अब यहां से जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकल सकता है वो ये है कि डॉक्टर हुसैन प्लेजेस हिमसेल्फ टू द सर्विस ऑफ डैश ऑफ इंडियाज कल्चर। अभी जस्ट हमने पढ़ा एक शब्द, नया शब्द था कि टोटलिटी, तो यहाँ पर टोटलिटी इसका आंसर हो जाएगा कि वो भारत की संस्कृति की पूर्णता की सेवा में अपने आप को समर्पित करते हैं। यहां से आगे हमारा चैप्टर शुरू होता है, भारत इज माई होम। जैसा कि आपको अच्छी तरह पता है कि हम लोग हर वीडियो में पहले ही जान लेते हैं कि अगले वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले। मैंने आपको पिछले वीडियो में ही कह दिया था कि चैप्टर 2 का हम लोग भारत इज माई होम का पैराग्राफ 2 तक एक्सप्लेनेशन देखेंगे अगले वीडियो में। यानी इस वीडियो में जो हम लोग एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं इसके बारे में तो आपको पहले से पता था, और ऐसा हम लोग क्यों कर रहे थे? ताकि आप पहले से ही पढ़ कर आ सकें, आप अपने पीडीएफ नोट्स का फायदा उठा सकें और उसे पढ़कर आ पाएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा आपको फायदा मिल सके। चलिए अब हम लोग भारत इज माई होम को समझना शुरू करते हैं। यहाँ डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि आई मस्ट कन्फेस दैट आई एम ओवरवेल्म्ड बाय द ट्रस्ट माई पीपल हैव प्लेस्ड इन मी बाय इलेक्टिंग मी टू द हाईएस्ट ऑफिस इन द लैंड। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं पहले हम उन्हें देखते हैं। तो पहला वर्ड है हमारा कन्फेस। कन्फेस का अर्थ है स्वीकार करना। कोई ऐसी चीज जो केवल आपको पता हो, जब आप उसे सबके सामने बोलते हैं तो वो कन्फेशन कहलाता है, और उस प्रक्रिया को कन्फेस करना बोलते हैं। ओवरवेल्म्ड का अर्थ होता है अभिभूत होना, बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाना उस चीज के प्रति। फिर ट्रस्ट है, ट्रस्ट का अर्थ होता है विश्वास करना। और इलेक्ट यानी कि चुनना, इलेक्ट से ही बना हुआ इलेक्शन, जिसको कि आप चुनाव बोलते हैं। तो इलेक्ट शब्द का इस्तेमाल किया गया यहाँ पर चुनने के लिए। हाईएस्ट यानी उच्चतम, लैंड यानी जमीन पर, इस धरती पर। तो चलिए इस सेंटेंस का पूरा मीनिंग क्या हुआ कि आई मस्ट कन्फेस, मुझे ये स्वीकार करना होगा कि मैं अभिभूत हूं। किस चीज से? बाय द ट्रस्ट माई पीपल हैव प्लेस्ड इन मी, मुझ पर जो लोगों ने, मेरे लोग जो हैं मेरे इस देश के, उन्होंने जो मुझ पर विश्वास दिखाया है। बाय इलेक्टिंग मी, मुझे चुनकर,
किस चीज के लिए? तो टू द हाईएस्ट ऑफिस इन द लैंड, इस देश के सबसे बड़े ऑफिस के लिए। इस देश में जो सबसे बड़ा कार्यालय होगा, जो सबसे बड़ा पोस्ट होगा, वो राष्ट्रपति का होता है। उससे बड़ा कोई भी पोस्ट नहीं है इंडिया में। यानी आप राष्ट्रपति बन गए, यानी कि आप सर्वश्रेष्ठ हैं पूरे देश में। यहाँ पर क्योंकि उनका चुनाव राष्ट्रपति पद के लिए हुआ है, तो वो यहाँ पर कह रहे हैं कि मुझे यहाँ पर स्वीकार करना होगा कि मैं अभिभूत हूँ, मेरे लोगों ने मुझ पर जो विश्वास दिखाया है उसके लिए। इसके आगे जाकिर हुसैन कहते हैं कि डॉक्टर राधाकृष्णन brought to the presidency a mental equipment, a degree of erudition, and wealth of experience, rarely to be found anywhere। इस सेंटेंस में कुछ ज़्यादा ही मतलब टफ वर्ड्स हैं, कोई बात नहीं, हम लोग उन्हें देख लेते हैं एक एक करके। ब्रॉट, ब्रिंग का ये V2 फॉर्म इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर, ठीक है। आगे चल करके मैं जब ग्रामर पढ़ूंगा मैं इसे और डिटेल में डिस्कस कर पाऊंगा। अभी तो मैं बहुत डिटेल में नहीं जा सकता कि V2 V3 क्या होता है। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है। तो ब्रिंग मीन्स जैसे लाना होता है, तो इसका अर्थ भी यहाँ पर लाना होगा, लेकिन पास्ट रूप में होगा। प्रेसिडेंसी कहते हैं राष्ट्र को, इसका एक अर्थ रियासत भी होता है, देश भी आप मान सकते हैं। मेंटल इक्विपमेंट यानी कि मानसिक एक टूल की तरह, एक औजार की तरह, एक क्षमता की तरह। डिग्री, यहाँ पर डिग्री का अर्थ है स्तर। आगे चल करके आप ये पढ़ेंगे डिग्री ऑफ कंपैरिजन, यानी कि तुलना का क्या स्तर है। तो वही यहाँ पर डिग्री ऑफ इरुडिशन। इरुडिशन का अर्थ होता है महान ज्ञान, जो बहुत बड़ी बड़ी सीख होती हैं उनको कहा जाता है कि उस स्तर का उन्होंने बहुत ही ज़्यादा ज्ञान की चीज़ें लेकर आए वो इंडिया में। और वेल्थ मतलब होता है धन, और एक्सपीरियंस यानी अनुभव। रेयरली का अर्थ होता है दुर्लभ, ऐसी चीज जो शायद ही कहीं मतलब मिले उसको दुर्लभ कहा जाता है। टू बी फाउंड एनीवेयर, एनीवेयर का अर्थ होता है कहीं भी। पूरे सेंटेंस का मीनिंग समझते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन जो थे, अच्छा यहाँ पर राधाकृष्णन का जिक्र क्यों आया है पहले ये समझ लेते हैं। ये जो जाकिर हुसैन थे वो देश के तीसरे राष्ट्रपति बने थे। पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। यानी कि जाकिर हुसैन से जस्ट पहले कौन था राष्ट्रपति? तो डॉक्टर राधाकृष्णन थे। यहां पर वो अपने से पीछे जो काम करके गए हैं उनकी बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि डॉक्टर राधाकृष्णन जो थे वो इस देश में बहुत सारी ऐसी चीजें लेकर आए जो बहुत ज्यादा महत्व की है। वो इस देश में एक मानसिक इक्विपमेंट लेकर के आए, वो एक टूल की तरह साबित हुए। बहुत ही शिक्षित थे, शिक्षा से जुड़े हुए थे। आपको पता होगा कि राधाकृष्णन के नाम पर ही तो हम लोग टीचर्स डे मनाते हैं। तो कुछ ऐसा ही रहा यहाँ पर कि वो एक मानसिक इक्विपमेंट की तरह रहे देश के लिए। फिर साथ ही एक डिग्री ऑफ इरोडिशन वो लेकर के आए देश में, यानी कि बहुत बड़ी बड़ी ज्ञान की जो चीजें थी, बहुत ही अच्छी समझदारी वाली चीजें थी, वो देश को लेकर के आए वो। फिर वो एक एक्सपीरियंस लेकर आए देश में, मतलब उन्होंने शिक्षा के ऊपर इतना काम किया था कि वो देश में एक अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस था उनके पास, और उसका धन मिला देश को टू बी। और ये सब कुछ जो था वो ऐसे दर्जे का था जो रेयर है, दुर्लभ है कि कहीं और मिल सके। यानी कि राधाकृष्णन का जो काम था वो बहुत ही रेयर रहा अगर भारत के केस में देखें तो। अब यहां से एक क्वेश्चन निकल सकता है जिसमें कि 3-4 पॉइंट्स आपसे पूछे जा सकते हैं। कि पहला पूछा जा सकता है कि कौन इस प्रेसिडेंसी में ये सारी चीजें लेकर के आया था, तो आप यहां पर बता देंगे आंसर आसानी से कि डॉक्टर राधाकृष्णन लेकर के आए थे। फिर एक सवाल पूछा जा सकता है कि राधाकृष्णन जो थे वो इस प्रेसिडेंसी में कौन सा इक्विपमेंट लेके आए थे, तो हमने अभी जस्ट देखा कि मेंटल इक्विपमेंट वो लेकर के आए थे। इसके बाद अगला सवाल हो सकता है कि एक स्तर का वो कौन सा चीज लेकर आए थे इस देश में, कौन सा चीज लेकर आए थे इस देश में। वो चीज है इरुडिशन, यानी कि महान सीख और महान ज्ञान की चीजें। एंड वेल्थ ऑफ व्हाट, यानी कि किस चीज का धन लेकर के आए वो, तो वो एक्सपीरियंस का धन लेकर के आए थे। यहां पर जो अभी हमने पढ़ा था, ये कुछ पॉसिबल ऑब्जेक्टिव्स हैं जो यहां से आपके निकल सकते हैं। इसके बाद जाकिर हुसैन कहते हैं ड्यूरिंग अ लाइफ टाइम डिवोटेड टू द परस्यूट ऑफ नॉलेज एंड ट्रुथ, he has done more than probably any other man to bring out and explain Indian philosophical thought and the oneness of all true spiritual values। यहाँ जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स आ सकते हैं उसे देखते हैं पहले। ड्यूरिंग, ड्यूरिंग का अर्थ होता है के दौरान, जैसे ड्यूरिंग वैकेशन, छुट्टियों के दौरान, इस तरह से। ड्यूरिंग लाइफ टाइम, पूरे जीवन काल के दौरान। डिवोटेड, डिवोट का अर्थ होता है समर्पित होना, ठीक है। डिवोटेड यानी कि वो समर्पित थे उस चीज के प्रति। परस्यूट, परस्यूट का अर्थ होता है खोज,
उसके बाद नॉलेज का अर्थ आप लोग जानते होंगे, इसलिए मैंने इसे हाईलाइट नहीं किया। ट्रूथ का अर्थ तो सत्य होता है। फिर प्रोबेबली है, यहाँ पर आपने मैथ्स में प्रोबेबिलिटी जरूर पढ़ा होगा, यानी कि संभावना, किसी चीज की प्रायिकता। तो प्रोबेबली यानी कि संभवतया। ब्रिंग आउट का अर्थ होता है सामने लाना। एक्सप्लेन यानी कि व्याख्या करना उस चीज की। फिलोसॉफिकल दार्शनिक। थॉट यानी विचार। वननेस यानी एकता। और ऑल ट्रू स्पिरिचुअल वैल्यूज। स्पिरिचुअल का अर्थ होता है आध्यात्मिक, ऐसी चीज जो आपके अंतर मन से जुड़ी हो, उसके उत्थान से जुड़ी हो। और वैल्यूज का अर्थ होता है मूल्य, यानी वो चीजें जो आपके पर्सनालिटी का हिस्सा होती हैं। अब इस पूरे लाइन का मीनिंग समझते हैं कि ड्यूरिंग अ लाइफ टाइम, पूरे जीवन काल के दौरान, जो कि डिवोटेड रहा परस्यूट ऑफ नॉलेज एंड ट्रुथ, जो कि सत्य और ज्ञान की खोज के लिए समर्पित रहा। ही यानी कौन, यहां पर भी राधा कृष्णन की बात चल रही है। उन्होंने क्या किया, मोर देन प्रोबेबली एनी अदर मैन, उन्होंने बाकी कितने भी लोग हों, संभवतया सभी लोगों से ज्यादा काम किया। किस चीज का, तो पहला चीज तो इंडियन जो फिलोसॉफिकल थॉट्स थे, जो भारत के दार्शनिक विचार हैं वो, और जो सारे स्पिरिचुअल वैल्यूज हैं, जो सारे आध्यात्मिक मूल्य हैं, चाहे कोई भी धर्म हो, कोई भी संप्रदाय हो, उसमें जो आध्यात्मिक मूल्य थे उनमें वननेस है, एकत्व है। वो सारे धार्मिक मूल्य एक जगह पर जाकर के सेम हो जाते हैं। तो उन्होंने उसे सामने लाने के साथ साथ उनकी व्याख्या करने के लिए जो जिस स्तर का काम किया, वो शायद ही किसी और ने किया होगा। अब यहां से कुछ पॉसिबल ऑब्जेक्टिव्स निकल सकते हैं, जैसे डॉक्टर राधाकृष्णन डिवोटेड हिज लाइफ टू द परस्यूट ऑफ व्हाट। तो यहां पर अभी हमने जस्ट देखा कि इन द परस्यूट ऑफ नॉलेज एंड ट्रुथ। अगला क्वेश्चन निकल सकता है कि ही ब्रॉट आउट, यानी कि डॉक्टर राधाकृष्णन किस चीज को सामने लेकर के आए, किस चीज को एक्सप्लेन किया। तो हमने देखा था कि अभी इंडियन फिलोसॉफिकल थॉट, यहाँ पर इंडियन के बाद डैश देकर के थॉट दिया गया, यानी कि वहां पर फिलोसॉफिकल फील करना है। और वननेस ऑफ ऑल ट्रू स्पिरिचुअल वैल्यूज, अभी जस्ट हमने यहाँ पर देखा था लास्ट में कि वहां पर स्पिरिचुअल वैल्यूज को फील करना है, यानी कि वो भारत में ऐसा ऐसा काम करके गए। इसके आगे जाकर हुसैन कहते हैं कि ही हैज नेवर लॉस्ट हिज फेथ in the essential humanity of man. He himself has never ceased to champion the right of all men to live in dignity and with justice. अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हो सकते हैं उनको देख लेते हैं। एक तो नेवर आया हुआ है, तो नेवर मीन्स होता है कभी नहीं, ठीक है। फेथ यानी विश्वास। एसेंशियल मीन्स होता है जरूरी। ह्यूमैनिटी यानी मानवता, ह्यूमन शब्द से बना हुआ है, ह्यूमन मीन्स मानव होता है, और ह्यूमैनिटी यानी मानवता। उसके बाद सीज मीन्स होता है रोकना, खुद को बंद करना। आप लोग अक्सर सुनते होंगे कि बॉर्डर पर सीज फायर है। सीज फायर का अर्थ होता है कि दोनों में से तरफ में से कोई भी गोलीबारी नहीं करेगा, यानी बंद रहेगा। तो सीज मतलब होता है बंद करना। या फिर कई बार सुनते होंगे कि उसका सामान सीज कर लिया गया। सीज कर लिया गया यानी कि बंद कर दिया गया उस सामान को, उसको यूज नहीं कर सकते। चैंपियन, चैंपियन का अर्थ एक तो होता है क्या कि जो विजेता होता है, लेकिन यहां पर चैंपियन का अर्थ होगा समर्थन करना, ठीक है। राइट यानी कि अधिकार। एक तो राइट होता है दाहिना, एक राइट होता है सही, जिसको कि राइट रॉन्ग बोलते हैं। यहां पर राइट का अर्थ है अधिकार। उसके बाद डिग्निटी, डिग्निटी का अर्थ होता है मान मर्यादा, यानी कि उस इंसान की प्रतिष्ठा। एंड विद जस्टिस, जस्टिस का अर्थ होता है न्याय। अब पूरे सेंटेंस को समझते हैं। He has never lost, he यानी कौन, डॉक्टर राधाकृष्णन, he has never lost his faith in the essential humanity of man. जो उनका विश्वास था इंसान के बिल्कुल जरूरी मानवतावाद में। मानवतावाद का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, मानवता का मतलब ये हुआ कि इंसान जो है वो केवल चीजों के पीछे ना भागता रहे, वो केवल बस अपने फायदे के बारे में ना सोचता रहे, उसके अंदर एक इंसानी वाला तत्व होना चाहिए। और उसके ऊपर से उनका विश्वास खत्म कभी नहीं हुआ। वो हमेशा इस चीज का समर्थन करते रहे, इस चीज के फेवर में रहे, इस चीज पर विश्वास करते रहे कि इंसान जब तक है, इंसान के अंदर इंसानियत रहेगी। इसके साथ साथ हिमसेल्फ हैज नेवर सीज्ड, इसके साथ साथ उन्होंने कभी भी खुद को रोका नहीं किस चीज से, समर्थन करने से, कि हर इंसान जो है उसे यह अधिकार होना चाहिए कि वो प्रतिष्ठा के साथ जिए और न्याय के साथ जिए, चाहे वो कैसा भी कमाता हो, चाहे वो कैसे ही घर में रहता हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे किसी भी धर्म का हो। हर इंसान को यह अधिकार होना चाहिए कि वो बिल्कुल इज्जत के साथ जी सके, चाहे वो कोई भी काम करता हो। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इंसान होने के नाते, एक नागरिक होने के नाते उनकी इज्जत करें, उन्हें प्रतिष्ठा दें। इसके साथ साथ उसे न्याय भी मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसके पास पैसे नहीं है, या वो गरीब है, या वो किसी और धर्म या जाति से है तो उसको न्याय ना मिले, कोई उसके साथ अन्याय करता रहे। और इस चीज का समर्थन उन्होंने हमेशा किया
किन्होंने? तो डॉक्टर राधाकृष्णन ने। अब इस लाइन से क्या क्या पॉसिबल ऑब्जेक्टिव्स निकल सकते हैं? तो पहला, डॉक्टर राधाकृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन व्हाट, किस चीज से उनका विश्वास कभी खत्म नहीं हुआ? तो यहाँ पर एसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन, ये हमारा आंसर होगा इसका। फिर यहाँ पर एक और क्वेश्चन निकल सकता है कि ही ऑलवेज चैंपियन, उन्होंने हमेशा किस चीज का समर्थन किया? द राइट ऑफ ऑल मेन, हर आदमी का अधिकार होना चाहिए किस चीज का? टू लिव इन, किस चीज में रहने का? तो दो चीजों का, एक तो प्रतिष्ठा के साथ और एक न्याय के साथ, डिग्निटी एंड विद जस्टिस। ये हमारा यहाँ तक आंसर रहेगा। अगले वीडियो में हम लोग इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, भारत इज माय होम को, और उसे पैराग्राफ 5 तक समझेंगे। आप यहाँ पर मेरा इशारा समझ गए होंगे कि जब मैं यहाँ पैराग्राफ 5 बोल रहा हूँ तो क्यों बोल रहा हूँ, ताकि आप पैराग्राफ 5 तक की रीडिंग देकर आए। उसमें जो भी इंपॉर्टेंट आपको वर्ड्स नजर आ रहे हैं उसको आप एक जगह नोट करके रखें। और इसके साथ साथ एक होमवर्क और रहेगा आपका कि आप अपने पैराग्राफ 2 तक का अभी जो कुछ भी पढ़ा उसकी समरी लिखने की कोशिश कीजिए। मैंने नोट्स में भी समरी दी हुई है, आप उससे भी देख सकते हैं कि कैसे समरी को लिखना है, और खुद से लिखने की कोशिश कीजिए। देखिए कि आप जो सीख रहे हैं, जो समझ रहे हैं, उसे अपने वर्ड्स में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर नोट्स नहीं लिया है तो नोट्स लेकर के पढ़ाई को बिल्कुल सीरियसली कंटिन्यू कीजिए। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में पैराग्राफ 5 तक के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और कुछ नया सीखते हुए एक शानदार दिन बिताइए। यहाँ तक साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।